दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, संसद, इसको हम लोग आज समझेंगे। तो टॉपिक आप लोग अपनी नोट कॉपी में लिख लीजिए, पार्लियामेंट। क्या समझने वाले हैं? पार्लियामेंट, संसद। संसद को ही जैसे किसी भी देश में कानून बनाने के लिए जिस किसी भी निकाय को अथराइज्ड किया जाता है, प्राधिकृत किया जाता है, उसी को कहीं पर संसद तो कहीं पर उसके नाम अलग अलग हैं। तो भारत में जो कानून बनाने का काम किसको सौंपा गया? कानून निर्माण, कानून निर्मात्री संस्था के रूप में संसद को अथराइज्ड किया गया। फिर आप प्रश्न करेंगे कि क्या जो भारत में संसद की बात की गई है, जो कानून बनाने का काम करती है, टू मेक लॉ, ये क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है। इसी का काम क्या है? टू मेक लॉ, टू मेक लॉज, एक कानून बनाने का काम करती है। तो क्या इसका उल्लेख कहीं संविधान में किया गया है? क्या भारतीय पार्लियामेंट या भारतीय संसद का उल्लेख संविधान में क्या किसी अनुच्छेद में किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, यानी जो पार्लियामेंट या संसद की बात की जाती है, इसका उल्लेख संविधान का एक अनुच्छेद है। कौन सा? अनुच्छेद 79। संविधान के अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख किया गया, पार्लियामेंट का उल्लेख किया गया, और इसमें क्या कहा गया? संसद को बताया गया। अब जो अनुच्छेद 79 है, ये किसकी बात करता है? यानी बात हम करते हैं पार्लियामेंट, संसद, तो ये संसद के लिए एक अनुच्छेद कौन सा है? 79 है। हमने कहा जो अनुच्छेद 79 है, इसमें किसको किसको हम संसद में शामिल करेंगे? अगर हम बात करें 79 का, तो आर्टिकल 79 के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है? ये संसद में कौन कौन शामिल होगा? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप घर में भी देखते हो, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको प्रायोरिटी में पहले रखा जाता, सम्मान की दृष्टि से भी उसे प्रायोरिटी दी जाती है। सेम एज यहां पर सबसे पहले उच्च सदन, उच्च सदन और उच्च सदन अपर हाउस, इसी को कहा जाता, इसी को क्या कहा जाता? अपर हाउस। और अपर हाउस में किसको रखा जाता? तो इसको राज्यसभा को रखा जाता है। किसको रखा जाता? राज्यसभा को। तो इसमें राज्यसभा शामिल होता है। इसके बाद निम्न सदन, और निम्न सदन का मतलब क्या हुआ? तो हमने ध्यान दीजिएगा, यानी इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लोअर हाउस के नाम से जाना जाता। और लोअर हाउस में किसको रखा जाता है? तो यहां पर लोकसभा, लोकसभा को रखा जाता। और तीसरा इसमें कौन शामिल होता है? तो महामहिम राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। यानी अनुच्छेद 79 सीधे संसद की बात करता है कि संसद में 3 चीजें शामिल होती हैं। तो आप कहेंगे कौन कौन 3 बातें हैं जो संसद में शामिल की जाती? तो हमने कहा उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा व राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। यानी कि जब संसद की बात होती है तो संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होता। आप कहेंगे कि राष्ट्रपति को शामिल किए जाने का क्या मतलब है? ध्यान से समझिएगा, जैसे हम पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं कि ये संसद है, और इसका अनुच्छेद आप जान ही चुके हो, अनुच्छेद कौन सा? 79 है। तो हमने क्या कहा कि इसमें यानी राज्यसभा शामिल होगा, लोकसभा शामिल होगा, और कौन? राष्ट्रपति शामिल होता है। और कौन शामिल होता? राष्ट्रपति शामिल होता। तो आप कहेंगे राष्ट्रपति क्यों संसद में शामिल किया जाता? मान लो कोई भी विधेयक है, कोई भी बिल है,
तो जो कोई भी विधेयक या बिल है तो इस विधेयक या बिल को सबसे पहले क्या किया जाएगा, इन दोनों सदनों में से या तो लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से क्या किया जाएगा, यानी इसे पारित होगा, लोकसभा या राज्यसभा से पारित होगे। जब ये बिल कहाँ ये जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और जब तक राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देगा, अपनी सहमति नहीं देगा, अपनी सहमति नहीं देगा, तब तक ये कानून नहीं बन सकता। जब तक भारत का राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देगा, अपनी सहमति नहीं देगा, तब तक विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। और विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता, अधिनियम नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब हुआ, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि विधेयक को अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति का होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। अब बात आती है कि पार्लियामेंट, संसद, जैसे हम भाग 5 में उसका अध्याय नंबर 1 देखे थे। अध्याय नंबर 1 में हमने कहा था आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, आर्टिकल 52 से लेकर भाग 5 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया था। तो अगर पीछे का कुछ चीजें हम आपको रिकॉल करवाएं तो हमने कहा था कि संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका का उल्लेख हमने आपको क्या कहा था, हमने कहा था ये भाग 5, और भाग 5 का हमने कहा था अध्याय 1। और अध्याय 1 के अंतर्गत हमने कहा था अनुच्छेद की बात आए तो अनुच्छेद राष्ट्रपति शुरू होता है 52 से 78। तो इसमें हमने आपको कहा था संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति शामिल होता है, और कौन, उपराष्ट्रपति इसमें शामिल किया जाता, और कौन इसमें शामिल होता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके बाद पीएम सहित अन्य मंत्री, पीएम सहित अन्य मंत्री, यानी मंत्रिपरिषद इसमें शामिल होता है, अन्य मंत्री, अन्य पीएम सहित अन्य मंत्री, इसका मतलब क्या हुआ, अन्य मंत्री, इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी हम जानते हैं, यानी अन्य मंत्री शामिल होते। इसके साथ और कौन शामिल होता, तो इसमें जितने भी कैबिनेट हैं और भारत का महान्यायवादी, ये चीजें हमने पीछे बहुत डिटेल में, ये महान्यायवादी, इसको हम जान चुके हैं। ये तो संघीय कार्यपालिका का एक हिस्सा कंप्लीट हुआ, लेकिन इसी के आगे का हिस्सा शुरू होता है जो विधायिका वाला पार्ट अब होगा, संघीय यूनियन, यानी विधायिका। तो इसमें विधायिका की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा इसी को लेजिस्लेटिव कहा जाता है। तो लेजिस्लेटिव का काम ही होता है कानून बनाना। और ये कहाँ से चालू होता है, तो ये भाग 5 अब भी है, भाग 5 ही है, लेकिन ये अध्याय 2 है। कौन सा, अध्याय 2 है। और अध्याय 2 के अंतर्गत हम आज जो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, इसमें अनुच्छेद कहां से, तो अनुच्छेद 78 उधर था, तो 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक ये विधायिका का पार्ट है। इसी को संघीय विधायिका के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक इसमें संसद की संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें क्या क्या बताया गया, तो इसमें संसद का ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगी ये बताया गया, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, संसद का कंपोजिशन बताया गया, इसमें ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसेज, ड्यूरेशन यानी पदावधि कितनी होगी, ड्यूरेशन। और बात करें तो इसमें ऑफिसेज कौन कौन से होंगे उनकी बात की गई है, ऑफिसेज की बात की गई है। संसद का प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर, इसी में प्रोसीजर की बात की गई है, कैसे नियम कानून चलेंगे। संसद के सदस्यों को कुछ प्रिविलेजेज
प्रिविलेजेज विशेषाधिकार दिए गए, वो इसमें बात किया गया, पावर्स दी गई। तो इसमें यानी पावर्स लिख लीजिए, पावर एंड प्रिविलेजेज, ये सब संसद को प्रदान किए गए हैं, जिनका हम आगे चर्चा पर चर्चा आज की क्लास में करने वाले हैं। यानी एक हिस्सा कार्यपालिका वाला आपने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। एक हिस्सा कार्यपालिका वाला आपने कंप्लीट कर लिया। आज हम विधायिका, जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं, इसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट की ही बात कर लेते हैं कि संगठन इसका कैसे, संसद बनी कैसे है। यानी पहला जो हम समझेंगे इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, इसी को समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद का क्या, संसद का संगठन। संसद कैसे बनती है, तो अभी हमने कहा अनुच्छेद 79 याद करो। इसके लिए संविधान का कौन सा, तो संविधान का अनुच्छेद 79 किसकी बात करता है, तो हमने अभी कहा कि संसद की संगठन की बात करता है। संसद इसमें, और संसद किससे बनी कि उच्च सदन। अभी हमने कहा उच्च सदन, और उच्च सदन को क्या कहा जाता, राज्यसभा। उस उच्च सदन को राज्यसभा। तो एक सदन होगा जिसे राज्यसभा, और जो निम्न सदन होगा निम्न सदन, और निम्न सदन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता लोकसभा। इसको लोकसभा। और तीसरा कौन, महामहिम भारत के राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन तीन को जब हम शामिल करते हैं तो यही क्या बनती है, पार्लियामेंट बनती है। पार्लियामेंट बनती है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपुल, इसी जो ये उच्च सदन है, इसी को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्य परिषद कहा जाता था पहले, पूर्व नाम इसका राज्य परिषद। ये क्या था, पूर्व नाम था, पहले का नाम था। अंग्रेजों के जमाने में जो आज की राज्यसभा है, इसी को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। और हाउस ऑफ पीपुल, लोकसभा को क्या कहा जाता था, अंग्रेजों के जमाने में इसे हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता था, लोगों का सदन, हाउस ऑफ द पीपुल। आप फिर पूछेंगे सर ये नाम कब परिवर्तित हुआ दोनों के, तो ध्यान दीजिएगा, इन यानी जो ये लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों नाम कब परिवर्तित किए गए, तो ये दोनों नाम ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा जो ये नाम है, ये 1954 1954 1954 में इनका नाम एज ए राज्यसभा, एज ए लोकसभा किया जाता है। यहां तक क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने आपको क्या बताया कि संसद का नाम कब परिवर्तित किया जाता है, तो संसद का नाम कब परिवर्तित होता है, तो 1954 में, 1954 में संसद का नाम परिवर्तित किया गया। लोकसभा और राज्यसभा जो आज नाम सुनते हो, इसके पहले राज्यसभा का नाम क्या हुआ करता था, तो राज्यसभा का नाम क्या हुआ करता था, तो हमने अभी बताया कि राज्यसभा को क्या कहा जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद कहा जाता था। और लोकसभा को किस नाम से जाना जाता था, तो हमने अभी कहा कि लोकसभा को किस नाम से जाना जाता था, तो लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल्स यानी लोगों के सदन के नाम से जाना जाता था। अब आप कहेंगे नाम, क्योंकि नाम जब भारतीय होता है, लोकसभा राज्यसभा, तो अपनापन लगता है, एक इमोशनल अटैचमेंट भी आ जाता है। तो चूंकि हम अंग्रेजों की लेगेसी को कब तक जीते, हमें अपना भी
अपनत्व चाहिए था, अपनापन चाहिए था, इसीलिए नाम परिवर्तित किया जाता है। अब यहाँ जो राज्यों का प्रतिनिधित्व लोगों का जो सीधे पार्टिसिपेट लोग करेंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि लोकसभा का आप सभी लोग वोटिंग जो करते हो लोकसभा में, सांसद को सीधे वोटिंग करते हो, इसीलिए उसे जनता का सदन या फिर हाउस ऑफ द पीपुल, लोगों के सदन के नाम से उसे जाना जाता है। और ओवरऑल पूरे इंडिया में लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप में होता है, जिसमें जिनकी भी 18 साल के ऊपर एज है और उनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनके द्वारा वोटिंग मतदान के माध्यम से लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव डायरेक्ट नहीं होता। इसका चुनाव जैसे भारत के राष्ट्रपति का आपने देखा था, उपराष्ट्रपति का देखा था, राज्य विधान परिषद का देखा था, सेम एज आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है। चूंकि पीछे हम काफ़ी डिटेल बता चुके हैं, तो यहाँ पर अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम को हम डिटेल करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप इसके बारे में अच्छे से जान चुके हो। अब हम बात करें भारत में जो निम्न सदन, उच्च सदन और राष्ट्रपति, ये हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से अपनाया है? क्या ये हम अमेरिका से अपनाए हैं या फिर हमारा जो संसदीय शासन प्रणाली है ये हमने ब्रिटेन से अपनाया है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत के द्वारा कौन सी, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको बेसिक पकड़ लो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी भारत के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कौन सी संसदीय शासन प्रणाली भारत ने अपनाया है? संसदीय शासन प्रणाली। और ये जो संसदीय शासन प्रणाली है, एक तरफ क्या हो गया, भारत हो गया, और एक तरफ इसका जिसका अनुभव भारत के पास था, ये देश कौन, ब्रिटेन, या इसी को यूके कहा जाता था, या इसी को आप इंग्लैंड भी कह लीजिए, क्योंकि कोई भी इंग्लैंड, तो हमने इंग्लैंड में इसी प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर भी थी, इंग्लैंड में भी इसी प्रकार की, वहाँ पर जो क्राउन होता था। अगर हम वहाँ ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में क्राउन, उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये 3 सदन हुआ करते थे। तो ब्रिटेन में कौन, क्राउन का मतलब जैसे आप भारत में राष्ट्रपति का पद देखते हो, वहाँ क्राउन, इसमें या तो किंग, राजा, या क्वीन, दोनों में से किसी को बैठाया जा सकता है। तो वहाँ पर क्वीन और क्राउन होता था। उसके बाद क्राउन के बाद हाउस ऑफ द पीपुल, यानी अगला जो वहाँ का सदन होता था उसे किस नाम से जाना जाता था ब्रिटेन में, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। लॉर्ड सभा जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी लॉर्ड सभा, और अगला कौन होता था, हाउस ऑफ कॉमन्स। आज भी ऐसे आप देखोगे, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये 3 वहां पर होते थे। क्योंकि भारत ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली से लंबे समय तक शासित हो चुका था, एक लंबा अनुभव भी था, भारत में प्रयोग भी हो चुका था, तो भारत के द्वारा जब शासन व्यवस्था को अपनाए जाने की बात आई, तो भारत के द्वारा कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया, तो इसी ब्रिटेन वाली संसदीय शासन प्रणाली को भारत ने तवज्जो दिया, यानी इसी को अपनाने जाने पे बात की। तो यहाँ पर भी भारत के द्वारा पार्लियामेंट जो अपनाया गया, यानी जो ये ब्रिटिश संसद है, ब्रिटेन की संसद में सेम एज भारत में भी वहाँ पर जो एक क्राउन किंग या क्वीन का जो पद है वह वंशानुगत होता है, यानी एक जनरेशन टू अगली जनरेशन तक ये ट्रांसफर होता रहता है। इसको भारत ने चेंज किया। भारत में ये किंग
जो क्राउन के स्थान पे कौन, राष्ट्रपति को रखा गया, तो भारत में इसके स्थान पर राष्ट्रपति। ब्रिटेन की भांति जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, इसे वहां पर ब्रिटेन में उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन, और हाउस ऑफ कॉमन इसको निम्न सदन कहा जाता है, ये ब्रिटेन का। सेम एज भारत ने अपने यहां अपनाया। भारत ने क्या किया कि यहां पर राज्यसभा को उच्च सदन, किसको, राज्यसभा को उच्च सदन, यानी जो राज्यसभा, इसको उच्च सदन के रूप में, उस उच्च सदन के रूप में, और भारत में जो निम्न सदन होता है उसी को क्या कहा जाता, यानी लोकसभा। जो लोकसभा है इसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता, निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता, निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। तो भारत बिल्कुल अमेरिका वाली जो सिस्टम है उसको अपनाया है। कौन से सिस्टम को अपनाया, तो भारत अमेरिका वाले सिस्टम को, भारत ने जो ब्रिटेन का सिस्टम है उसको कॉपी किया है। अब आप कहेंगे कि जब हम अमेरिकी संविधान की बात करते हैं तो क्या वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो हम अमेरिका वाला भी तनिक कंपेयर करके देख लेते हैं। अमेरिका में भी जो पार्लियामेंट होती है वहां पर केवल 2 हाउस होते हैं। अगर हम यूएसए का संविधान देखें तो यहां पर सदन में 2 हाउस होते हैं। यहां पर जो राष्ट्रपति है यह बिल्कुल अलग रखा गया है, यानी एक होता उच्च सदन। अगर अमेरिका की बात करें उच्च सदन, और अमेरिका में जो उच्च सदन होता है इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे सीनेट के नाम से जाना जाता। और इस सीनेट में वहां पर 50 राज्य हैं, प्रत्येक को 2 यानी 100 सीटें यहां पर समानता के आधार पर आरक्षित की गई हैं। 50 × 2 यानी टोटल 100 सीटें आरक्षित हैं, यानी उच्च सदन सीनेट, और निम्न सदन अमेरिका जो होता है, अमेरिका का निम्न सदन, इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसी का नाम क्या है, इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी हिंदी में इसको बोले तो प्रतिनिधि सभा। किस नाम से, प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता, प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता। अमेरिका में याद रखिएगा जो ये प्रेसिडेंट होता है, यहाँ की जो संसद होती है अमेरिका में, इसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता। यह कांग्रेस का पार्ट नहीं होता है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता वह कांग्रेस का पार्ट नहीं होता है, कांग्रेस का पार्ट नहीं होता। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसीलिए ये संसद में शामिल, जैसे 3 यहाँ हैं तो वहाँ पर यानी राष्ट्रपति जो है, यहाँ की अमेरिका के संसद, अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता, अमेरिका की जो संसद है इसे किस नाम से जाना जाता, कांग्रेस। इसका नाम ही कांग्रेस है, कांग्रेस का भाग नहीं होता। जबकि ब्रिटेन में और भारत में ये सिमिलरिटी है, होता है। तो इस बात को भी आप दिमाग में रखिएगा। कुल मिलाकर यहाँ अमेरिका से हम जब तुलना करते हैं भारत की, तो हमें बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि हमने जो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है, ये अलग है। किससे अलग है, तो आप कहेंगे अमेरिका से अलग है, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति है यह संसद का एक अभिन्न भाग या अंग माना जाता है। सेम एज ब्रिटेन में भी क्वीन, क्राउन जो होता है राजा या रानी, उनको भी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया जाता है। और वही सिस्टम हमने कमोवेश भारत में भी अपनाया हुआ है। तो ये बात थी ऑर्गेनाइजेशन, हम समझ चुके हैं कि आखिरकार जो हमारी पार्लियामेंट है वो बनती कैसे है। अब ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमने कहा कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब हुआ कि कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से इसमें संगठन इसमें शामिल हैं, उनको भी हम समझने की और जानने की अब आगे कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम संसद को जानते हैं कि संसद में कितने मेंबर, कैसे कैसे बनते हैं टोटल। तो यहाँ हम इंडियन संसद की बात करेंगे, भारतीय संसद की समझने व जानने की कोशिश करेंगे।
तो हम भारतीय संसद की बात कर लेते हैं। भारतीय संसद, अब भारतीय संसद में हमने एक एक को उठाना है। तो भारतीय संसद में हमने क्या कहा कि जो निम्न सदन है, निम्न सदन, इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को लोकसभा के नाम से जाना जाता, लोकसभा। और जो उच्च सदन है, उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता? तो आप जान चुके हो, इसी को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, राज्यसभा। और अगला आपका कौन है? महामहिम राष्ट्रपति। ठीक, तो इसमें हम एक एक को पहले राज्यसभा की संरचना उच्च सदन से ही शुरू करते हैं, इसको जान लेते हैं राज्यसभा की संरचना। तो सबसे पहले आर्टिकल 79 से हमने शुरू किया था। अगला एक आर्टिकल है आर्टिकल 80। 79 के बाद कौन सा? आर्टिकल 80। पहले मैं जैसे घर में भी आप देखते हो, जो बुजुर्ग मेंबर होता है उसको सम्मान के रूप में प्रायोरिटी में रखा जाता है। कहीं पर भी उससे मुखिया या घर का मुखिया या उसको प्राथमिकता में रखा जाता है। तो यहाँ पर भी प्राथमिकता शुरू में कौन? तो आर्टिकल 79 बाद जस्ट 80 शुरू होता। इसमें राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संगठन या राज्यसभा की संरचना या राज्यसभा का कंपोजिशन बताया गया है। इसमें क्या बताया गया? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का कंपोजिशन। इसमें किसको बताया गया? इसमें राज्यसभा का कंपोजिशन, राज्यसभा का कंपोजिशन। और इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा फिक्स की गई है। 80 में क्या कहा गया? राज्यसभा का जो कंपोजिशन होगा, ये समझिएगा आर्टिकल 80 किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 क्या कहता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ। आर्टिकल 80 किसकी बात करता है? तो इसमें अधिकतम जो हो सकती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा। कितनी सदस्य संख्या है राज्यसभा की? यानी जो मैक्सिमम राज्यसभा की अधिकतम संख्या, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? संविधान में कितनी फिक्स की गई है अधिकतम संख्या? ब्रैकेट में संविधान, संविधान में कितनी ये फिक्स की गई है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये संख्या है 250। मैक्सिमम संख्या कितनी है? 250। इसमें से कहा गया कि 250 में जो 238 सदस्य होंगे, 238 238 सदस्य राज्यों से होंगे, राज्यों से। और 12 जो सदस्य हैं, इन 12 सदस्यों को क्या होगा? नॉमिनेशन होगा। क्या होगा? नॉमिनेशन होगा। 238 सदस्य स्टेट और यूटी से लिए जाएंगे। ध्यान समझिएगा, 238 सदस्य कहां से लिए जाएंगे? तो इसमें साफ साफ कहा गया 238 सदस्य ये स्टेट से लिए जाएंगे और यूटी से। कहां से लिए जाएंगे? स्टेट जो राज्य हैं, कितने राज्य हैं भारत में? तो आप कहेंगे 28 हैं। यूटीज कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 8 हैं। तो ये 238 जो लिए जाएंगे, 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाएंगे, 8 यूटीज और 28 राज्य। वर्तमान में 28 राज्य और 8 कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहां कहा गया कि 250 में 238 यहां से लिए जाएंगे और 12 जो होंगे इनका मनोनयन किया जाएगा, मनोनयन से। और मनोनयन कौन करेगा? ये भारत का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होगा। और ये कहां से होंगे? तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। ये एरिया ध्यान रखिएगा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये 4 एरिया आइडेंटिफाई किए गए। अगर इन 4 एरिया से, जो 4 एरिया हैं, इन 4 एरिया से लिए जाएंगे, साहित्य, कला, विज्ञान,
समाज सेवा, अगर साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा में कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या अनुभव रखता है या स्पेशल विशेष नॉलेज है, तो उसको साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के माध्यम से राज्यसभा में भेजा जाएगा। जैसे अभी राज्यसभा में आपने देखा उरनपरी पीटी उषा को राज्यसभा का सदस्य भेजा गया, जो कला किस एरिया से, कला में आएगा। तो साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा, इसी प्रकार सचिन तेंदुलकर साहब, इनको भी राज्यसभा में भेजा गया। तो जो ये नॉमिनेशन है ये भारत का महामहिम राष्ट्रपति करता है। कौन करता? महामहिम राष्ट्रपति करता। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ये हो गया संविधान के हिसाब से इतनी सदस्य संख्या मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन वर्तमान में है कितनी ये भी देख लेते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या ये कितनी है? तो ये है 245। 245 है, जिनमें कितने हैं? 229 राज्यों से। इसका डिवीजन ऐसे है 229 4, तो ये मिलके ये हैं स्टेट से, ये हैं यूटीज से, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 233। अब आप कितना इससे अब बाकी बच रहा? तो 233 प्लस 12 कर दो, तो 12 का वही साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा, साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा, साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा, यहां से सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। क्लियर यहां तक? किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं यहां तक होगा? ठीक। अब राज्यसभा में सीटें कैसे भरी जाएंगी? राज्यसभा में किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, क्या होंगे? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो किया गया है यह चौथी अनुसूची में किया गया। 12 अनुसूचियां हैं, तो उसी में नोट डाल के ध्यान दीजिएगा। नोट, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये किसमें बताया गया? चौथी अनुसूची। एक बिल्कुल ध्यान रखिएगा, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची, इसका उल्लेख किसमें किया गया? चौथी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। उस हिसाब से जो आपने सीटें देखा स्टेट्स के लिए कितनी 229, यूटीज के लिए कितनी 4, यानी टोटल ये 233 राज्यसभा में सीटें प्लस 12 मनोनयन, 12 सीटों का मनोनयन, मनोनयन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो ये किया जाता है, ये चौथी अनुसूची में मेंशन है। यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो होता है वो चौथी अनुसूची के हिसाब से किया जाता है। कितनी टोटल अनुसूचियां हैं भाई? 12 अनुसूचियां हैं। उन 12 अनुसूचियों में से 12 अनुसूचियां टोटल हैं, उनमें से जो चौथी अनुसूची है इसका संबंध किससे है? तो चौथी अनुसूची का संबंध, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में सीटों के, राज्यसभा में सीटों के किससे है? राज्यसभा में सीटों के एलोकेशन से है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया चौथी अनुसूची में। किसमें किया गया? राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में किया गया है। तो ये भी आपकी समझ में आ चुका होगा। अगला हम इसी में और समझेंगे
कि आखिरकार राज्यसभा में और राज्यसभा कौन कौन से आखिरकार कार्य करती है, इस बात को भी हम लोग समझने वाले हैं। इस बात को भी समझने वाले, तो अगली हेडिंग ये नोट कर लिए होंगे। राज्यसभा में सीटों का आवंटन भी आप जान चुके होंगे। अब सीटों का जो आवंटन होता है, ये कैसे राज्यसभा में सीटें भरी जाती हैं। भाई राज्यसभा में सीटें हो गई, इतनी टोटल स्ट्रेंथ है, ये 245 लोगों की जो सीटें हैं ये कैसे भरी जाती हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तरीका क्या है? तरीका जैसे पीछे आपने समझे हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का सेम एज प्रोसेस यहां पर भी अपनाया जाता है। तो जो स्टेट्स हो गए, दोनों एक साथ लिख दे रहे हैं, प्लस यूटीज, स्टेट्स की 229, यूटीज की 4, दोनों को प्लस करोगे तो कितना बनेगा? 233। ये जो 233 सीटें हैं, इनको भरने के लिए कौन सा तरीका? आनुपातिक प्रतिनिधित्व का, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का कौन सा तरीका अपनाया जाता? आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। पीछे बहुत डिटेल में बता चुके, इसलिए यहां समझ चुके हो, नहीं जाएंगे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सिंगल एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, इसी को इंग्लिश में भी लिख लीजिए कौन? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का कौन सा तरीका? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल कौन सा? वोटिंग सिस्टम। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से सीटें भरी जाती हैं। तो आप कहेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम ये क्या होता है? तो आपने पीछे भी देखा था, राष्ट्रपति वाले में कि जो उम्मीदवार होते हैं जिनको वोट देना होता है, उनसे प्रियॉरिटी तय करने के लिए कहा जाता कि आप बताइए किस प्रियॉरिटी में किसको वोट देना चाहते हो। उन्हीं के जो प्रियॉरिटी तय हो जाती है, उसी प्रियॉरिटी के हिसाब से आपका जो उसमें प्रियॉरिटी नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे कैंडिडेट जो चुनाव में है और जो वोट दे रहा, उससे कहा जाता है कि आप प्रियॉरिटी में बताइए कि किस नंबर पर किसको प्रियॉरिटी में रखना चाहते हो। तो उनमें से नंबर 1 पे प्रियॉरिटी पे जिसको रखा जाता, उसका वोट काउंट किया जाता है और फिर उसी हिसाब से उसको क्या हो जाता, यानी जिसको जितने परसेंट वोट प्राप्त होते हैं उस हिसाब से उसके कैंडिडेट यहाँ पर राज्यसभा में भेजे जाते हैं। तो इस प्रकार जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम राज्यसभा में अपनाया गया, इसके माध्यम से जो अल्पसंख्यक मिनोरिटीज समुदाय हैं, इनका भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर यानी बहुमत जो लोकसभा में अपनाया गया कि 50% कोई मतलब जरूरी नहीं है कि जो बहुमत या सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त कर लेगा उसी को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। वो सिस्टम यहाँ पर लागू नहीं होता है, वो सिस्टम यहाँ पर लागू नहीं होता। तो ये भी आपके लिए जानना क्या है, जरूरी है। तो यहाँ ये चीज़ें आप जानते हो। तो यहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है जो पहले से आप जानते व परिचित ना हो, पहले से जानते हुआ परिचित ना हो। तो यहाँ पर इसीलिए हम इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब जो बाकी 12 सदस्य बचे हैं, बाकी 12 सदस्यों का कैसे किया जाएगा, तो 12 सदस्यों को किस तरीके से, बाकी 12 सदस्यों को किस तरीके से भरा जाएगा, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो 12 सदस्यों का बाकी भरने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसी को किस नाम से जाना जाता, उसी को हमने कहा मनोनयन। जो बाकी 12 सदस्य बचे हैं इनका मनोनयन किया जाता। 12 सदस्यों का क्या किया जाता, बाकी 12 सदस्यों का मनोनयन। और ये मनोनयन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है।
किसके द्वारा किया जाता? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता। तो ये 12 सदस्य कहां से आते हैं? 12 सदस्य कहां से आते हैं? तो स्पेशल ज्ञान और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहां पर क्या कहा गया? स्पेशल नॉलेज। यहां कहा गया आपका स्पेशल नॉलेज और साथ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी किसी क्षेत्र में आप काम किए हो। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये किस चीज का, कौन कौन एरिया है? तो इसमें एरिया आइडेंटिफाई किए गए, साहित्य, साहित्य कला, साहित्य कला विज्ञान, और कौन सा? समाज सेवा। ये 4 एरिया हैं। इन 4 एरिया में अगर किसी के पास स्पेशल नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो इनसे 12 सदस्यों का मनोनयन ये कहां? राज्यसभा में किया जाएगा। राज्यसभा में इन 12 सदस्यों का मनोनयन महामहिम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बात समझ में आई? तो ये आपका राज्यसभा का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता। आप कहेंगे ये सिस्टम क्यों अपनाया गया? ये सिस्टम इसलिए अपनाया गया क्योंकि देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, देश के विकास के लिए हर एक मेंबर की सहभागिता, और उनका कोई उनके पास है लेकिन चुनाव वो नहीं जीत के आ सकते या नहीं जितना उनको सीधे उतना उनके पास सुविधाएं नहीं है कि चुनाव का खर्चा वो वहन कर पाएं, तो सीधे उनको मनोनयन के माध्यम से राज्यसभा में पहुंचा दिया जाएगा ताकि उनके जो विशेष उपलब्धि, विशेष ज्ञान उनके पास अर्जित हुआ उससे देश वंचित न रह जाए और देश के विकास में काम आ सके। इसलिए 12 सदस्यों के मनोनयन के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है, के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। अब बात आती है कि राज्यसभा में जो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व, जो चुनाव होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का, तो उसमें जो ये चुनाव होगा तो उसमें हम ध्यान दीजिएगा कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिनिधित्व उतना ज़्यादा होगा। तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं, राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें, तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किसके अकाउंट में है? किसके? यूपी। यूपी को 31 सीटें सौंपी गई हैं, जबकि जिन राज्यों का आकार छोटा है, कम है, उनको क्या किया गया? जैसे त्रिपुरा, त्रिपुरा के पास मात्र 1 सीट है। राज्यसभा में हम बात करते हैं त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के पास मात्र 1 सीट है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एरिया ज़्यादा, जनसंख्या ज़्यादा, तो उनको राज्यसभा में सीटें ज़्यादा मिलेंगी। जबकि अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में ये कोई नहीं देखा गया कि आपका आकार कितना है, वहां पर समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। आप कहेंगे कैसे? यूएसए में कितने? 50 राज्य हैं और 50 राज्यों में प्रत्येक को 2 सीटें, यानी टोटल 100 सीटें। यहाँ पर जो उच्च सदन है, जान चुके हो, सीनेट कहा जाता, सीनेट में 100 सीटें आवंटित की गई हैं। कितनी सीटें? 100 सीटें सीनेट में क्या की गई? आवंटित की गई हैं। सीनेट में कितनी सीटें? 100 सीटें आवंटित की गई हैं। कहाँ? अमेरिका में। तो ये भारत में समान प्रतिनिधित्व का कॉन्सेप्ट नहीं अपनाया गया है। भारत में समान प्रतिनिधित्व का कॉन्सेप्ट नहीं अपनाया गया है। यहाँ पर राज्य की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा गया और राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या किया गया है? चीजें अपनाई गई हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो ही चुका होगा। तो यहाँ तक आपका चीजें क्या है? क्लियर हो चुका होगा। अब इसी के आगे हम लोग आगे भी क्या है समझते हैं। क्या समझते हैं? तो आइए आगे भी हम लोग देखते हैं। आगे देखो भाई, तो राज्यसभा का ये हो गया। अब हम राज्यसभा की संरचना जान लिए हैं, तो इसी के साथ हम
लगे हाथ राज्यसभा, यानी लोक संसद पार्लियामेंट हमने कहा था 2 सदन होते हैं, एक को उच्च सदन राज्यसभा कहा जाता है। इसका 2 चीजें, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन समझा, दूसरा कंपोजिशन समझा। ऑर्गेनाइजेशन और कंपोजिशन राज्यसभा समझा। अब हम दूसरी चीज समझते हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें किस प्रकार है। लोकसभा का भी जान लेते हैं, तो अगली हेडिंग डालो लोकसभा, दोनों को साथ साथ में चलते हैं। तो लोकसभा के बारे में हमने कहा राज्यसभा आए, तो राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है, संरचना, ये सब अनुच्छेद 80 और 80 के जस्ट बाद आता है 81। तो ये लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, तो अनुच्छेद 81। अनुच्छेद कौन सा, 81। कौन सा अनुच्छेद है, 81। लोकसभा की वही जो संविधान में मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा मेंबर, ये कितनी बताई गई, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ऑफ द लोकसभा। यानी लोकसभा की अधिकतम संख्या, सदस्य संख्या, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, फिक्स्ड की गई है, यह है 552 अकॉर्डिंग टू भारतीय संविधान। ये फिक्स कर दी गई है भारतीय संविधान। अब इसको लेकर बहुत इसमें गलती हुई। अभी पिछली बार यूपी SSS ने एक क्वेश्चन पूछा कि यही भाषा में पूछा कि लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 552, लेकिन कई लोगों ने 550 लगा दिया, क्योंकि उन्हें पता था जो 2 एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। तो 550 होना चाहिए, आप भी सही कह रहे हैं, 550 होनी चाहिए। आयोग क्यों मान लिया, ये संविधान में कोई परिवर्तन नहीं है, 552 में कटौती नहीं की गई है। जो प्रेजेंट थी 545, उनमें से 2 जो एंग्लो इंडियन का था वो खत्म किया गया है। इसके लिए 104वां संविधान संशोधन भी किया गया था, जिसमें SC ST का रिजर्वेशन अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया और जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन होता था, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन को क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब आइए इसी हम जान लेते हैं, जो ये लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ये कितनी होगी, ये 552। और इस 552 में किस प्रकार सीटों का एलोकेशन किया गया, तो इसमें 552 में 530 होंगे राज्यसभा से, 530 मेंबर कहां से होंगे, स्टेट से, 20 मेंबर होंगे अगले कहां से, अगले जो 20 मेंबर होंगे ये कहां से होंगे, इनको कहा गया यूटीज से होंगे। 2 मेंबर जो होंगे ये कहां से होंगे, तो इनको क्या कहा गया, जो 2 मेंबर होंगे ये होंगे एंग्लो इंडियन। ये कहां होंगे, ये नामित होंगे। फिर वही बात, नामित कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति।
किसको नामित करेगा? तो ये एंग्लो इंडियन को। किसको नामित करेगा? एंग्लो इंडियन को। 2 सदस्यों का नाम ये नामित कौन करेगा? एंग्लो इंडियन। दो सदस्यों का जो नामांकन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? एंग्लो इंडियन के द्वारा किया जाएगा। ये तो रही बात मैक्सिमम ये स्ट्रेंथ हो सकती है। इस मैक्सिमम स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो परिवर्तन किया गया वो चीजें हम आपको अब बताने वाले हैं। क्या बताने वाले? अब हम आपको जो परिवर्तन किया गया वो चीजें हम आपको अब बताने वाले हैं। तो उसी को हम समझते हैं कि आखिरकार क्या परिवर्तन किया गया है। जो परिवर्तन किया गया उसी को हम लोग जानते हैं कि आखिरकार क्या परिवर्तन किया गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या परिवर्तन किया गया है। यानी वर्तमान में है कितनी स्ट्रेंथ संख्या? अगर वर्तमान में हम देखते हैं तो वर्तमान में जो टोटल स्ट्रेंथ संख्या है वो आखिरकार कितनी है? यानी वर्तमान की अगर हम बात करें तो कितनी है, ये चीज हम लोग क्या है जानने व समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार कितनी है मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ की। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम देखते हैं कि आखिरकार मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बाद हम वर्तमान में देखते हैं कि आखिरकार वर्तमान में कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ संख्या है। चलो भाई आगे देखो। वर्तमान का देखें तो वर्तमान में कितनी है? अगर हम वर्तमान की बात करें तो ये है 245, सॉरी 545। कितनी है? वर्तमान में जो लोकसभा की हम सदस्य संख्या देखते हैं तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या, ये वर्तमान ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना? वर्तमान। तो वर्तमान में कितनी है? 500 कितनी? 545। चुनाव किस पे होगा? तो ये 543 और प्लस 2। दो ये कौन है? यही इंग्लो इंडियन है। इंग्लो इंडियन। इनका चुनाव नहीं होता, इनका नामांकन होता है, नामित किए जाते हैं। और इनको कौन नामित करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति के द्वारा इनको नामित किया जाता है। एंग्लो इंडियन का भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता? इनको नामित किया जाता है। अब ये 543 में इनका डिवीजन कैसे किया गया? तो 530 और 13 इनका डिवीजन अगला है, यानी 2। 530 ये कहाँ से होंगे? ये होंगे स्टेट से। और 13 जो होंगे ये कहाँ से होंगे? यूटीज से। ये केंद्र शासित प्रदेश या इसी को यूटीज कहा जाता है। तो ये आज की क्या है? व्यवस्था है। अब इनका चुनाव जो जैसे आपने देखा लोकसभा के पहले आपने राज्यसभा के सदस्यों को देखा तो आपने पाया कि उनका चुनाव सीधे हम लोग नहीं करते, भारत की आम जनता नहीं करती। उनका क्या किया जाता है? प्रतिनिधित्व किया जाता है। उनका क्या किया जाता? प्रति
भाई, तो हमने क्या कहा कि अब लोकसभा के सदस्य कैसे भरे जाएंगे। तो लोकसभा का सदस्य का डायरेक्टली चुनाव होता है। टेरिटोरियल यानी निर्वाचन क्षेत्र तय किया जाता। तो ये जो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन इनका होता डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुने जाते हैं। और इसके लिए जो सीटें होती हैं, इनके लिए क्या किया जाता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यू क्या बनाया जाता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसको बोलते हैं भौगोलिक या निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे कह लीजिए। निर्वाचन क्षेत्र तय किए जाते हैं, निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, जिसे शॉर्टकट में हम बार बार टीसी बनाया जाता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये शब्द यूज करेंगे। और इसी निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से एक परसीमन डेलिमिटेशन तय किया जाता है कि ये क्षेत्र फला निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आएगा। तो इनके जो इतने क्षेत्र के आसपास के, मान लो ये कोई एरिया है, मान लो ये कोई क्षेत्र है, ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया गया, ए बी सी। कहा गया एक कैंडिडेट यहाँ से, एक कैंडिडेट यहाँ से, एक कैंडिडेट यहाँ से चुना जाएगा। और यहाँ की जो जनता होगी, आम जनता, इसके द्वारा क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। प्रत्यक्ष क्या होगा, निर्वाचन होगा। अब ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, इसमें आम जनता पार्टिसिपेट करेगी। तो अच्छा बच्चा जच्चा सबको क्या इसमें अलाउ कर दिया गया। तो इसमें जो वोटिंग देने का अधिकार है, ये कौन दे सकता, तो लोकसभा के मामले में, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के मामले में वोट कौन देगा। तो यहाँ कहा गया कौन सा पद्धति अपनाई जाती है, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतदान प्रणाली, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम को अपनाया जाता है। यानी यहाँ पर यूनिवर्सल सार्वभौमिक वयस्क एडल्ट, सार्वभौमिक एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम, इसी को क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मतदान प्रणाली। क्या कहा जाता है इसको, सार्वभौमिक वयस्क मतदान प्रणाली को अपनाया जाता है। आप कहेंगे इसका मतलब क्या, कि कोई भी वोट नहीं दे सकता है, 2 साल का बच्चा वोट नहीं दे सकता। वोट वही दे पाएगा, न्यूनतम एज रखी गई है। न्यूनतम एज कितनी, 18 वर्ष। अगर 18 साल आपकी एज पूरी हो गई है और दूसरा मतदान सूची में आपका नाम है, तो न्यूनतम 18 वर्ष एज होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, ये पहले 21 वर्ष थी, 21 वर्ष पहले थी, लेकिन इसको एक संविधान संशोधन किया गया, जिसे
कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 61वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, और ये कब हुआ, 1988 के माध्यम से। कितना किया गया, 18 वर्ष। तो वर्तमान में पूछा जाए कितनी न्यूनतम एज है लोकसभा में, ये न्यूनतम एज है वोट देने की, वोट देने की न्यूनतम आयु, ये न्यूनतम। लेकिन सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, ये सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो ये सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। सॉरी, लोकसभा का 25 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष, लोकसभा का कितना, 25 वर्ष है। यानी अगर चुनाव एमपी के रूप में आप लड़ना चाहते हो तो आपकी एज 25 साल चाहिए, लेकिन वोट देने की आयु कितनी है, 18 साल। अगर 18 साल के हो गए हो तो आप आराम से लोकसभा में अपना मतदान क्या कर सकते हो, कर सकते हो, लोकसभा में अपना मतदान कर सकते हो, बिना रोक टोक के आप क्या कर सकते हो, लोकसभा में अपना मतदान कर सकते हो, अगर आपकी एज कितनी है, 18 साल है। अगर आपकी एज कितनी है, 18 साल है, तो बिना रोक टोक के आप लोकसभा में क्या कर सकते हो, मतदान कर सकते हो। आगे देखिएगा फिर, इसी के आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक तो ये न्यूनतम एज आपकी, वोट तभी आप लोकसभा में दे सकते हो। तो हमने क्या कहा कि आपकी कितनी न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। दूसरा, मतदान सूची में नाम हो। दूसरी शर्त क्या है, मतदान सूची में नाम होना चाहिए, वोटर लिस्ट में मतदान सूची में नाम हो। मतदान सूची में नाम हो मतलब वोटर लिस्ट में, वोटर लिस्ट में क्या होना चाहिए, नाम। अगर ये दो कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आपको आराम से वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है लोकसभा के सदस्यों का। सेम एज प्रोसेस जो यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर भी जैसे आपने देखा कि ये 500 कितने थे, 45, तो आपने ऐसे बांटा 543 प्लस 2 तो एंग्लो इंडियन। अब 543 में भी आपने 530 प्लस ये 13, ये जो 13 सदस्य हैं यूटीज वाले, इनका भी क्या होगा, सेम एज प्रोसेस, इनका भी एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से, यानी वयस्क मताधिकार के माध्यम से भरी जाएंगे। यहाँ पर भी वही वयस्क मताधिकार मतदान प्रणाली यहाँ पर भी अपनाई गई जो वहाँ पर थी राज्यों में, सेम एज। और यूटीज में भी यही सेम एज प्रोसेस है। और इसको एक अधिनियम यूटीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965 से प्रोविजन किया गया। इसके लिए एक संविधान में क्या किया गया, यूटीज केंद्र शासित प्रदेश डायरेक्ट इलेक्शन टू डायरेक्ट इलेक्शन टू द डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपुल, डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपुल, डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपुल एक्ट 1965। इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो 13 सीटें हैं वो किसके माध्यम से भरी जाएंगी,
संसद ने एक कानून बना दिया कि राज्यसभा के अलावा जो लोकसभा है, लोकसभा में जो सीटें यूटीज केंद्र शासित प्रदेश के लिए भरी जाएंगी, ये डायरेक्ट इलेक्शन यानी वही प्रोसेस जो बाकी ये 530 राज्यों के लिए, स्टेट के लिए जो सीटें भरी जाती हैं, यहाँ पर भी 18 साल जिसकी उम्र है वो वोट देता है। निर्वाचन क्षेत्र तय होते हैं, फिर निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से सांसद, लोकसभा के सांसद के माध्यम से आप जैसे वोट देते हो वैसे दिल्ली और पांडिचेरी में आप देखते हो वहाँ के भी सदस्यों को सेम एज प्रोसेस से चुना जाता है। और ये पहले 1947 में ये, उसके बाद पहला जो 1952 में चुनाव हुआ तब ये सिस्टम नहीं था। हमने कब, तो ये 1965 में संसद ने एक कानून बना दिया, संसद ने यहाँ पर एक कानून बना दिया, ये संसद के पास ये पावर होती है, तो संसद ने अभी तक ये कानून बना दिया कि जो ये 13 सदस्यों का निर्वाचन होगा वह भी डायरेक्ट इलेक्शन से होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा और एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से होगा। ये भी क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और कैसा, तो यहाँ पर भी कहा गया एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से किया जाएगा। अब बात आई कि 2 सदस्य जो आपने ये वाले देखे हैं, ये इनका मनोनयन यही अब हटाया गया है। मनोनयन कौन करता है, एंग्लो इंडियन से, एंग्लो इंडियन। और एंग्लो इंडियन कौन करता है, राष्ट्रपति। तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। जो 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था, 2 सदस्य, ये कहां से होने चाहिए थे, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन होने चाहिए थे। आंग्ल भारतीय, इसी को क्या कहा जाता, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय होना चाहिए था। इन्हीं का क्या किया गया है, 105वां, कौन सा 104वां था, 104वां संविधान संशोधन। इसके लिए कौन सा लाया गया, 104वां संविधान संशोधन। कौन सा भाई, 104वां संविधान संशोधन। एक 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हटा दिया गया है, इसे हटा दिया गया है। हटा दिया गया है, तो ये बात है। क्लियर यहां तक। अगला है फिर, प्रत्येक चुनाव के बाद परिसीमन किया जाता है दोबारा, तो आर्टिकल भी परिसीमन का आप देखेंगे 82 है। संविधान का एक अनुच्छेद है जो रीएडजस्टमेंट की बात करता है, अनुच्छेद 82। दोबारा यहां 2 आ रहा तो इसका मतलब 82। 82 किसकी बात करता है, रीएडजस्टमेंट, रीएडजस्टमेंट ऑफ टीसी, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये समझ रहे हो, टीसी शॉर्टकट लिख रहे हैं, जिसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम से जाना जाता है। यानी कि सीटों का जो निर्वाचन क्षेत्र का पुनः समायोजन, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 82 में की गई है। किसमें की गई, आर्टिकल 82 में की गई है।
निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन की बात किस आर्टिकल में की गई? तो आर्टिकल 82 में की गई है। किसमें की गई? आर्टिकल 82 में की गई है। 82 में पुनः जो रीएडजस्टमेंट प्रत्येक जनगणना के, जैसे 2011 में जनगणना हुई, फिर 21 में जनगणना हुई, तो इसी में रीएडजस्टमेंट की बात की गई कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में सीटों के आवंटन को रीएडजस्ट किया जाएगा। आर्टिकल 82 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन होगा। और ये सीटें किसकी बात कर रहा है? लोकसभा की, क्योंकि जनसंख्या किसी राज्य की ज्यादा हो जाएगी, किसी राज्य की जनसंख्या कम हो जाएगी, है तो ये इसमें कहा गया। और ये पावर किसके पास दी गई है? कहा गया ये पावर पार्लियामेंट के पास दी गई है। शक्ति पूछिए, शक्ति पुनः समायोजन की शक्ति किसके पास है? तो संसद जैसा चाहे। तो संसद ने अब तक कानून बनाए हैं, सबसे पहले 1952, फिर 1962, फिर 1972, फिर 1982 और फिर 2002। ये इतने संसद ने क्या है, एक्ट के माध्यम से पुनः समायोजन किया। 52, 62, 72, 82। बावन, 62, 52, 62, 72, 82, 52, 62, 72, 82, 52, 62, 72, 82, 52, 62, 72, 82। तो ये कितनी बार? तो 1952, 72, 62। ये 82 वाला हटा दीजिए, 82 में नहीं हुआ ये। तो कब कब? 1952, 72, 1952, 62 और 2002। इसके लिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया, इसके लिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया है 1952, 62, 72, 2002। और इसी के माध्यम से परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। परिसीमन आयोग का गठन, परिसीमन आयोग का गठन, यानी इसी को क्या कहा जाता है? डेलिमिटेशन, डेलिमिटेशन कमीशन, डेलिमिटेशन कमीशन के नाम से जाना जाता। तो 2002 सबसे पहले 1952 परिसीमन आयोग का गठन 1952 के संसद के अधिनियम से हुआ, फिर 62 के, फिर 72 के, और लेटेस्ट अभी तक कौन बना है? 2002 बनाया गया है, 2002 बनाया गया है। अब इसमें संविधान संशोधन भी किए गए। सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन किया गया, ये भी हम समझ लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन ये कब होता? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और ये कहा गया कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है टीसी, इन्हें 2000 तक इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और ये 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 कहा गया
कि जो टीसी है यानी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी सीटें आवंटित हो गई हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये कब की, तो इसमें सेंसस को आधार बनाया गया। इसमें सीटों का आवंटन जो होगा ये 1971 की जनगणना के आधार पे होगा। 1971 की जनगणना के आधार पे होगा, जनगणना के आधार पे होगा, जनगणना के आधार पे होगा। यानी जो जनगणना 1971 की है उसी के आधार पे कब तक, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। कहा कि ये 2000 तक कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी के बाद इसका डबल कर दो तो 82 दून होता 84, 84वां संविधान संशोधन होता है। और 84वां संविधान संशोधन ये 2001 में हुआ। जब 2001 में 84 संविधान संशोधन किया गया, एक तो पहले समझ लो 42वें संविधान संशोधन किया गया 1976 में। कहा गया कि 2000 ईस्वी तक जो लोकसभा में सीटें भरी जाएंगी वो जो 1971 की जनसंख्या के आधार पे निर्वाचन क्षेत्र तय होंगे, टीसी कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उन्हीं के आधार पे होगा। इसमें कोई फेरबदल नहीं की जाएगी। ये 42वें संविधान संशोधन से किया गया। लेकिन इसी के बाद फिर 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। कौन सा? 84वां संविधान संशोधन किया गया। और 84 संविधान संशोधन से कहा गया 2001 में 84वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि अब 2026 तक, ध्यान से समझिएगा, इसमें कहा गया कि अब 2026 तक कोई भी 2026 तक कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। 2026 तक यानी 2026 तक जो सीटें आवंटित हैं पहले से वही होंगी। और इसी के बाद फिर एक और 27वां संविधान संशोधन 84 हुआ। और 84 संविधान संशोधन इसी के 2 साल बाद हुआ 2003 में। इसके माध्यम से कहा गया कि जो अभी तक हम जनगणना 1971 की फॉलो कर रहे थे, कब की कर रहे थे, ये कब की कर रहे थे, तो इसमें कहा गया कि अब हम 2001 की जनगणना को आधार बना के करेंगे। यानी अब 2001 की जनगणना के आधार पर, 2001 की जनगणना के आधार पर, और इसमें जो 84 है इसमें 1991 की जनगणना को आधार बनाया गया था। यानी ये वाला। तो 42वें संविधान संशोधन में जनगणना का आधार कितना था? 71 था। फिर आपका 84वां संविधान संशोधन हुआ तो सीटों का जो डेलिमिटेशन किया जाता था, परिसीमन आयोग के द्वारा जो क्षेत्र बांटे गए उनमें जनगणना का आधार 1991 बनाया गया। लेकिन 87 संविधान संशोधन से फिर इसमें परिवर्तन किया गया और वर्तमान स्थिति ये है कि 2026 तक अब कोई भी परिसीमन वर्सीमन का गठन नहीं होगा। दूसरा, लोकसभा के मामले में जो कौन सा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो निश्चित की जाएंगी वो किस पॉपुलेशन के आधार पे होगा? 2001 की जनगणना के आधार पे तय होगा लोकसभा में सीटों का आवंटन करते समय। ठीक। और ये आपकी सीटें आवंटन करते समय एससी एसटी के लिए भी यही फार्मूला लागू होगा। यानी 2001 की जनगणना वाला ये जो लास्ट आपको बताए हैं इसी सेम फार्मूला को अपनाते हुए जो एससी एसटी की सीटें हैं उनका भी एससी एसटी आरक्षण भी इसी आधार पे किया जाएगा। यानी लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में देखो कोई कैंडिडेट एससी है या एसटी, एससी एसटी, इनका रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन इन लोकसभा
यानी कि लोकसभा में आरक्षण। लोकसभा में आरक्षण, तो इनके पास दो ऑप्शन हैं। तो एक तो ये आरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, आरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, अगर आरक्षित सीट से लड़ेंगे चुनाव तो जहां पर उसी राज्य में, उसी निर्वाचन क्षेत्र से जहां पर इन्हें आरक्षण प्राप्त है, उसी राज्य से जहां पर आरक्षण इनको दिया गया, उसी सीट से जहां इन्हें आरक्षण दिया गया, जहां आरक्षण प्राप्त है। दूसरा ऑप्शन इनके पास और खुला है, जनरल की सीट से, सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये मनाही नहीं की गई, सामान्य सीट से। और सामान्य सीट से तो आपको पता है संपूर्ण भारत में कहीं से भी जा करके कोई भी SC ST का कैंडिडेट है, अगर सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो संपूर्ण भारत में इनको भी सीटें, जो ये 2011 का जनगणना अब है, सेम एज प्रोसेस यहाँ पर इनके लिए भी आरक्षण का यह किया गया। और अभी जो इनकी सीटें हैं SC ST की, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, 2000, इसके पहले 95 संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें SC/ST का आरक्षण जो था ये 10-10 साल के लिए इंक्रीज किया जाता, आरक्षण 2020 में समाप्त हो रहा था, लेकिन इसको रिवाइव कर दिया गया। आप पूछेंगे सर कैसे रिवाइव किया गया, तो इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया, इसी के आगे 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो सीटें हैं ये 2030 तक SC/ST का आरक्षण बढ़ा दिया गया है। तो ये करंट वाला भी डेवलपमेंट ध्यान दीजिएगा, बढ़ा दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो करंट तक का आपने क्या अभी तक डेवलपमेंट देख लिया। आगे समझिएगा, इसी के आगे अब एक क्वेश्चन और मन में आपके उठ रहा होगा कि आखिरकार राज्यसभा में सीटों का जो भरा जाना है, राज्यसभा में सीटों का भरा जाना, इसको इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप में क्यों अपनाया गया? यानी राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का, राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों के संदर्भ में यानी राज्यसभा
में अप्रत्यक्ष या कहा जाए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, यहां जो हम बात कर रहे हैं आनुपातिक राज्यसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम को क्यों अपनाया गया? क्यों अपनाया गया? ये प्रश्न है। यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जैसे डायरेक्ट इलेक्शन होता है वैसे राज्यसभा का भी डायरेक्ट इलेक्शन करवा लेते। ये अपनाए जाने की क्या जरूरत थी? एक तो भारत में उस समय इतनी साक्षरता, लो लिटरेसी थी, जिसकी वजह से जो लेमैन है, आम जन उसको समझ नहीं पाता। तो इसीलिए यानी ये जो लोकसभा का इलेक्शन है वो सीधे अपनाया गया। तो लोकसभा का जो इलेक्शन है और राज्यसभा, यानी ये कहा जाए क्यों अपनाया गया, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कारण, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, राज्यों का प्रतिनिधित्व हो पाए, राज्यों के अल्पसंख्यकों का, क्योंकि ये इसमें प्रतिनिधित्व हो जाता, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, राज्यों के अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, समय एवं धन की बर्बादी से बचने के लिए, धन एवं समय की बर्बादी ना हो, समय की बर्बादी ना हो, समय एवं धन की बर्बादी ना हो। ठीक, इसके अलावा तो ये आपका इन पॉइंटों के कारण, इन कारणों के कारण, और ये टकराहट से, टकराव ना हो, टकराहट से बचने के लिए। तो ये पॉइंट आप बता सकते हैं। इस वजह से सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का प्रयोग, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव तो लोकसभा का निर्धारित हो गया, तो लोकसभा का जब प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष चुनाव निर्धारित कर लिया, तो अब जरूरी हो गया था कि हम जो राज्यसभा है उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया को न अपना करके क्या अपनाएं, इनडायरेक्ट इलेक्शन और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव की सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम को अपनाया जाए और इसी माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो आज के डिस्कशन में हम कहाँ तक समझ चुके, यानी कि राज्यसभा को अच्छे से जान लिया कि इसका क्या है क्या नहीं है। अब हम कल की क्लास से कि ड्यूरेशन को समझेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा, इनका कितना ड्यूरेशन होता है, इसकी अध्यक्षता, सदस्य बनने की योग्यता, क्वालिफिकेशन, फिर कैसे कैसे मेंबरशिप आती है और कैसे कैसे मेंबरशिप जाती है, इन सबको भी समझेंगे। तो कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।